एक्सलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का एक नया चैप्टर ब्रिक्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था स्टोन के बारे में, जो पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं या अध्ययन किए हैं ब्रिक्स के बारे में, जो 2 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो ब्रिक्स को भी कम से कम लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन यदि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको वीडियो लंबा नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। देर न करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है। एसएससी जेईई का पेपर आने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जेईई का पेपर सितंबर में होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। ईंट कई आकार की होती है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल में यूज करते हैं वो क्यूबॉइड आकार में यूज करते हैं। यानी क्यूबॉइड मतलब घनाभाकार होता है। इस प्रकार की आपकी ईंट होती है। इस ईंट में कुछ इस प्रकार का गड्ढा बना हुआ होता है। ये आपका गड्ढा को हम लोग कहते हैं फ्राग। और जो ईंट की स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है वो 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर डेप्थ होती है, हाइट होती है, और जो चौड़ाई होती है ये भी 9 सेंटीमीटर ही होती है। इसको हम लोग फ्राग कहते हैं। ईंट आपकी क्यूबॉइड आकार का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्राग का कार्य क्या होता है। यानी फ्राग का अर्थ होता है दिल्ला। दिल्ला का कार्य क्या होता है? तो गड्ढा आप लोग देखे होंगे, ईंट के गड्ढे पर कुछ कंपनियों के नाम लिखे होते हैं। जो भट्टे होते हैं वो अपनी कंपनी का नाम लिखती है, जैसे आपकी वर्मा हो गई, फाइन हो गई और सोना हो गई, कई भी कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहला काम आपका नामकरण के लिए होता है। और दूसरा मेन कार्य, मान लीजिए एक रद्दा हम लोगों ने इस प्रकार से रखा ईंट का, और उसके ऊपर दूसरा रद्दा इस प्रकार से रखते हैं। तो मान लीजिए इस ईंट का गड्ढा यहाँ पर है, तो इस गड्ढे में हम लोग मसाला भरते हैं, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं। तो दोनों ईंटों को चिपकाने का कार्य फ्राग करता है, क्योंकि फ्राग में मसाला भरा जाता है। तो प्रोवाइड ए बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से फ्राग आपका जो कार्य करता है, पहला कार्य करता है नामकरण के लिए, यानी कंपनी का नाम रखने के लिए, और दूसरा जो कार्य करता है, मेन कार्य इसका यही होता है, प्रोवाइड बाइंडिंग प्रॉपर्टी, यानी बंधक गुण प्रदान करने के लिए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक। तो जो स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक होती है, उसकी जो साइज होती है वो आपकी होती है 19 × 9 × 9 आर डायमेंशन इन सेंटीमीटर। यानी जो भी डायमेंशन हम लोग लिखेंगे उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। उसके बाद आपकी होती है एक्सट्रूडेड ब्रिक। यदि एक्सट्रूडेड ब्रिक की बात करें तो एक्सट्रूडेड मतलब हिंदी होती है बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी ब्रिक की साइज के बारे में बात करें तो 19 × 9 × 4 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। अब बात आती है ब्रिक की साइज को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बात आती है माउल्ट की साइज की। तो माउल्ट साइज सभी को पता होगा कि जब ईंट सूखेगी तो उसमें श्रिंकेज होगा तो सिकुड़ेगी, यानी उसका वॉल्यूम कम होगा। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो ब्रिक की साइज से माउल्ट की साइज बड़ी ली जाएगी। तो ब्रिक की जो साइज होती है वो 21 × 10 × 10 सेंटीमीटर होती है। और जो फील्ड ब्रिक होती है उसकी जो साइज होती है वो आपका डायमेंशन इंच में लिखेंगे। तो फील्ड ब्रिक की जो साइज होती है वो आपकी होती है 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच। यानी फील्ड ब्रिक की जो साइज होती है 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच। और बात करते हैं डेंसिटी ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक की जो डेंसिटी होती है वो आपकी 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या कह सकते हैं 19.20 × किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी 19.20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, लगभग 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर आपकी ब्रिक की डेंसिटी होती है। उसके बाद एक टर्म है आपका एवरेज वेट ऑफ ब्रिक। एवरेज वेट ऑफ ब्रिक, तो एवरेज वेट ऑफ ब्रिक आपका लिया जाता है 3 kg। तो एक कुछ आपके टर्म थे। स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक की साइज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, माउल्ट की साइज इससे बड़ी ली जाती है 21 × 10 × 10 सेंटीमीटर, और एक्सट्रूडेड ब्रिक आपकी जो होती है 19 × 9 × 4 सेंटीमीटर,
और जो डेंसिटी ऑफ ब्रिक है 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एवरेज वेट ऑफ ब्रिक है वो आपकी 3 किलोग्राम एवरेज वेट ऑफ ब्रिक होता है। तो हम लोगों ने कुछ ब्रिक के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म का अध्ययन किया। अब बात करेंगे कि ब्रिक को कैसे प्राप्त करते हैं या ब्रिक को कैसे निर्मित करते हैं, ब्रिक का निर्माण कैसे करते हैं। तो जैसा कि पता होगा कि ब्रिक सामान्यतः क्ले से प्राप्त किया जाता है। और ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाएंगे, तो जो इंग्रेडिएंट आपके क्ले में पाए जाएंगे वही इंग्रेडिएंट आपके ब्रिक में भी पाए जाएंगे। तो ब्रिक आपका क्ले से बनता है, क्योंकि ब्रिक क्ले से बनता है। तो क्ले में जो इंग्रेडिएंट होंगे वही आपके ब्रिक में पाए जाएंगे। तो इंग्रेडिएंट ऑफ क्ले के बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। क्ले आपकी एक प्रकार की मिट्टी होती है, तो ब्रिक आपका मिट्टी से ही बनता है। तो हम लोग देखेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ। तो अर्थ आपका क्ले यूज किया जाता है, तो जो क्ले में इंग्रेडिएंट होंगे वही आपके ब्रिक में होंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था फ्रॉक के बारे में, तो उसको भी देख लीजिएगा फ्रॉक साइज क्या होती है। तो जो फ्रॉक साइज होती है वो 10x4x1 सेंटीमीटर या 10x4x2 सेंटीमीटर होती है। यानी जो फ्रॉक की डेप्थ होती है वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर होती है। तो आपकी फ्रॉक साइज 10x4 1 या 10x4 2 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपका है सिलिका। क्योंकि क्ले से आपकी ब्रिक बनती है और क्ले में सिलिका और अल्मुना की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जो आपकी क्ले में सिलिका की मात्रा जो होती है या ब्रिक में जो सिलिका की मात्रा होती है वो 50 से 60% होती है। और सिलिका का कार्य क्या होता है, तो सिलिका का महत्वपूर्ण कार्य स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। और स्ट्रेंथ प्रदान करने के अलावा यह एक और भी कार्य करता है, ब्रिक के शेप को बनाए रखता है। यानी ब्रिक के शेप को बनाए रखना, और श्रिंकेज और वार्पिंग को भी कम करता है। तो श्रिंकेज और वार्पिंग को कम करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ब्रिक के शेप को बनाए रखता है। और बात आती है जब सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो होता क्या है, पार्टिकल के बीच में कोहेजन कम हो जाता है, जिससे ब्रिक आपकी ब्रिटेल हो जाती है। यानी सिलिका की अधिकता के कारण ब्रिक आपकी ब्रिटेल हो जाती है। ब्रिक ब्रिटल क्यों हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोहेजन कम हो जाता है, इसलिए ब्रिटल हो जाती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होती है। तो एल्यूमिना का कार्य क्या होता है, क्योंकि एल्यूमिना प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, तो ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रदान करना एल्यूमिना का कार्य होता है। प्लास्टिसिटी प्रदान करने का मतलब ब्रिक को शेप प्रदान करना या ब्रिक को शेप प्रदान करना। तो एल्यूमिना का मुख्य कार्य प्लास्टिसिटी प्रदान करना या ब्रिक को शेप प्रदान करना, ये एल्यूमिना का मुख्य कार्य होता है। और इसकी मात्रा अधिक होने पर होता क्या है, एल्यूमिना की अधिकता के कारण जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्रिक में क्या होता है, अधिकता के कारण बर्निंग या ड्राइंग के समय होता क्या, श्रिंकेज और वार्पिंग अधिक होता है, जिससे डिसइंटीग्रेशन भी यही हो जाता है ब्रिक का। यानी बर्निंग के समय आपका क्या होता है कि श्रिंकेज और वार्पिंग अधिक होता है। श्रिंकेज मतलब सिकुड़न, वार्पिंग मतलब टेढ़ापन। श्रिंकेज और वार्पिंग अधिक होता है, जिससे ब्रिक ब्रिटल हो जाती है। या ब्रिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट है आपका लाइम। लाइम की मात्रा ब्रिक में आपकी 2 से 5% होती है, क्ले में 2 से 5% होती है, ब्रिक अर्थ में 2 से 5% लाइम की मात्रा होती है। लाइम का कार्य क्या होता है, लाइम एक प्रकार का फ्लक्स का कार्य करता है या गालक का कार्य करता है। अर्थात यह करता क्या है कि सिलिका के कणों को कम टेम्परेचर पर पिघला देता है। यानी सिलिका के कणों को कम टेम्परेचर पर पिघलाने का कार्य करता है।
तो लाइम आपका प्लस का कार्य करता है या गालक गालक का कार्य वो कणों को कम टेम्परेचर पर पिघलाने का होता है। तो सिलिका के कणों को कम टेम्परेचर पर पिघला देता है। और जब लाइम की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, यानी लाइम की अधिकता के कारण तो ध्यान दीजिएगा, लाइम की अधिकता जब होगी तो सिलिका के कण आपके कम टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे। और जो कि सिलिका आपका ब्रिक के शेप को बनाए रखता है, तो जब कम टेम्परेचर पर आपके सिलिका के कण पिघल जाएंगे तो ब्रिक का शेप आपका खराब हो जाएगा। यानी सिलिका की लाइम की अधिकता के कारण सिलिका के कण कम टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं, जिससे ब्रिक का शेप बेकार हो जाता है। ब्रिक का शेप खराब हो जाता है। तो ये आपके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की ब्रिक अर्थ में मात्रा 3 से 6% होती है। तो आइए देखते हैं अगले इंग्रेडिएंट आयरन ऑक्साइड के बारे में, जो आपका चौथा इंग्रेडिएंट है। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है ब्रिक अर्थ में आपकी 3 से 6% होती है। जिस प्रकार से लाइम आपका फ्लक्स का कार्य करता है, उसी प्रकार से यह भी फ्लक्स का कार्य करता है। और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ब्रिक को रेड कलर भी प्रदान करता है। रेड कलर प्रदान करने के अलावा यह ब्रिक को हार्ड भी बनाता है। तो जैसा कि ब्रिक को हार्ड बनाएगा, तो जब ब्रिक हार्ड होने का मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो अधिक होगी, यानी वाइट्स की मात्रा कम होगी। और जब वाइट्स की मात्रा कम होगी तो उस ब्रिक की परमियाबिलिटी भी कम होगी, यानी आयरन ऑक्साइड ब्रिक की परमियाबिलिटी को भी कम करता है। और जब उसकी परमियाबिलिटी कम होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से जो आयरन ऑक्साइड है वो फ्लक्स का कार्य करता है, रेड कलर प्रदान करता है और हार्ड भी बनाता है। इसके अलावा यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा आपकी निश्चित मात्रा में आयरन ऑक्साइड उपस्थित है, तो जो ब्रिक का कलर होता है वो आपका डार्क आपका रेड कलर प्रदान होता है। और यदि अधिक मात्रा में आपकी आयरन ऑक्साइड उपस्थित है तो आपका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिएगा, यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा निश्चित कंट्रोलिंग में उपस्थित है, यानी कंट्रोल जितनी चाहिए उतनी ही उपस्थित है, तो जो आपका ब्रिक का कलर होता है वो रेड कलर प्रदान करता है ब्रिक को। और यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो जो ब्रिक का कलर होता है वो डार्क ब्लू हो जाता है। उसके बाद एक नोट पॉइंट है, जैसा कि जब ब्रिक की हम लोग माउल्डिंग कर लेते हैं, ब्रिक को तैयार कर लेते हैं, जो कच्ची ब्रिक होती है उसकी बर्निंग की जाती है। और यदि बर्निंग के समय ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित है, यानी O2 सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित है, सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित है, तो जो ब्रिक का कलर होता है वो आपका रेड कलर प्रदान होता है। और यदि सफिशिएंट मात्रा में नहीं होती है तो आपका डार्क ब्राउन कलर प्राप्त होता है। यानी नोट पॉइंट आपका यही है कि यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित है तो जो ब्रिक का कलर होता है वो रेड कलर प्रदान होता है, कलर रेड होता है। और यदि O2 सफिशिएंट मात्रा में नहीं उपस्थित है तो जो ब्रिक का कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। तो यही आपका नोट पॉइंट था कि यदि ऑक्सीजन बर्निंग के समय सफिशिएंट मात्रा में ब्रिक में उपस्थित है तो ब्रिक का जो कलर होता है वो रेड होता है। और यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित नहीं है तो जो ब्रिक का कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर प्राप्त होता है। जो अगला इंग्रेडिएंट है वो आपका है मैग्नीशिया। तो जो मैग्नीशिया की मात्रा होती है वो 1% होती है, यानी ब्रिक में जो मैग्नीशिया की मात्रा होती है, ब्रिक अर्थ में जो मैग्नीशिया की मात्रा होती है वो 1% होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो यह ब्रिक को येलो कलर प्रदान करता है।
येलो कलर प्रदान करता है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्रिक में डीके होने लगता है, यानी अधिकता पर ब्रिक में डीके होता है, यानी डीके मतलब क्षय होता है। तो ये आपका अगला इंग्रेडिएंट था मैग्नीशिया, यानी ये आपका जो ब्रिक को कौन सा कलर प्रदान करता है, तो येलो कलर प्रदान करता है, और इसकी अधिकता के कारण ब्रिक में आपका डीके होने लगता है, यानी क्षय होने लगता है। और एक और नोट पॉइंट है, वो आपका है कि जो ब्रिक में जो एल्कलीज की मात्रा होनी चाहिए, यानी क्षारीय पदार्थों की मात्रा, ब्रिक में एल्कलीज कह सकते हैं या क्षारीय पदार्थ कह सकते हैं, जो क्षारीय पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10% से अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिएगा। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ, यानी ब्रिक अर्थ में जो नुकसानदायक आपके घटक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से घटक आपके नुकसानदायक है, यदि उनकी मात्रा ज़्यादा हो रही है तो क्या नुकसान होगा, और कौन कौन से घटक नुकसानदायक हैं, तो समझ लीजिएगा। उसमें आपका लाइम भी होगा, तो लाइम आपका अनसाउंड ब्रिक को बनाता है, और इसकी अधिकता के कारण ब्रिक ब्रिटल होती है। और जब ब्रिक में क्षारीय पदार्थों की मात्रा 10% से जब अधिक होगी तो होता क्या है कि जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो पानी से क्रिया करके केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो जब हम इसको यूज करते हैं मैजेंडरी वर्क में या किसी भी वर्क में यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क में, तो होता क्या है जब चिनाई आपकी सूख जाती है तो होता क्या है, चिनाई में हम जब इसको प्रयोग कर लेते हैं तो ये जो एल्कलीस मटेरियल होते हैं वो आपके मोटार में या मसाले में जो नमी होती है या इन्वायरमेंट से नमी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और जब केमिकल रिएक्शन होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो वही केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक आपका चिनाई के सरफेस पर व्हाइट कलर का धब्बा पड़ जाता है केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप। तो इसीलिए जब व्हाइट कलर का धब्बा पड़ जाता है तो आपका डीके होने लगता है ब्रिक का, जिससे उसका एज कम होता जाता है। तो इसीलिए क्षारीय पदार्थों की मात्रा ब्रिक में 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके थे ब्रिक अर्थ के मेन इंग्रेडिएंट्स। पहला था आपका सिलिका, दूसरा था एल्यूमिना। जैसा कि मैंने बताया था, ब्रिक अर्थ आपके ब्रिक जो होता है क्ले से बनती है, और क्ले में सिलिका और एल्यूमिना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जो क्ले में सिलिका और एल्यूमिना ज़्यादा पाए जाते हैं उनके इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। पहला पढ़ा था सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 35%, 20 से 30%, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा लाइम 2 से 5%, और आयरन ऑक्साइड पढ़ा 3 से 6%, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट इंग्रेडिएंट पढ़ा मैग्नीशिया के बारे में, जिसकी मात्रा आपकी 1% थी। तो ये आपके थे ब्रिक अर्थ के मेन इंग्रेडिएंट यानी क्ले के मेन इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अन्य से टॉपिक है आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। यानी ब्रिक में कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट वो आपका लाइम है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लाइम आपका ब्रिक में अनसाउंडनेस प्रदान करता है, यानी ब्रिक को अनसाउंड बनाता है, यानी जो ब्रिक लाइम है आपका अनसाउंड बनाता है ब्रिक को। तो अनसाउंड का मतलब क्या है, जब लाइम की मात्रा ब्रिक में अधिक होती है तो होता क्या है, जब इसको मैदानी वर्क में यूज़ कर देते हैं हम लोग, चिनाई वर्क कार्य में यूज़ कर देते हैं, तो ब्रिक क्या करता है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी वायुमंडल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और जब जैसा कि लाइम चूना होता है, और जब चूने की क्रिया पानी से होती है तो उसका आयतन बढ़ता है, और फलस्वरूप होता क्या है, जब इसको मैदानी वर्क में यूज़ करते हैं तो उसका आयतन बढ़ने के कारण ब्रिक ब्रिटल हो जाता है, यानी टूट जाती है। तो यही आता है, लाइम की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ में 2 से 5% बहुत ही ज़्यादा है लाइम की मात्रा, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह जो आपका ब्रिक का कलर होता है वो येलो भी कर देता है, यदि मात्रा ज़्यादा है तो ब्रिक का कलर जो आपका होता है वो येलो हो जाता है। तो ये आपके दो नुकसान थे लाइम की मात्रा अधिक होने के कारण। दूसरा है आपका आयरन पिराइट, इसका फार्मूला होता है FeS2, और जैसा कि लाइम का फार्मूला होता है CaO। तो आयरन पिराइट से क्या होता है कि जब ब्रिक, जैसा कि हम लोग मॉल्डिंग करते हैं उसके बाद ब्रिक की बर्निंग करते हैं,
तो ब्रिक की बर्निंग या ड्राइंग प्रोसेस के दौरान होता क्या है, ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जब आयरन पायराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो होता क्या है, बर्निंग या ड्राइंग के समय ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाएगी, तो ब्रिक किसी भी काम के नहीं रह जाएगी। उसका तीसरा है आपका पेबल्स। पेबल्स मतलब होता है कंकड़। तो ये तो जानते होंगे क्या नुकसान करेगा। जब ब्रिक अर्थ में आपकी पेबल्स उपस्थित होंगे तो होगा क्या, जब कंकड़ उपस्थित होगा तो सबसे पहली बात, जब हम क्ले को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका मिक्सिंग में प्रॉब्लम। और जब मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी तो मिक्स सही से नहीं हो पाएगा, तो वाइट्स क्रिएट होंगे, और जब वाइट्स क्रिएट होंगे तो आपकी पोरोसिटी बढ़ेगी। और पोरोसिटी बढ़ेगी तो वाजिब सी बात इसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। और चौथा आपका जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो आपका है पेबल्स के बाद आपका ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर हम लोग सॉइल में पढ़े थे कि चिपकाने का कार्य करते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत घास फूस भी आता है, लकड़ी का बुरादा भी आता है। तो होता क्या है, वही जो नुकसान आपका ये पहुंचा रहा था वही अभी करेगा। तो जब ब्रिक की बर्निंग करते हैं तो घास फूस आपके जल जाते हैं, और जल कर राख हो जाते हैं, तो अपने स्थान पर वाइट्स क्रिएट कर देते हैं। और जब वाइट्स क्रिएट करेंगे तो आपकी ब्रिक पोरस हो जाएगी, और जब पोरस हो जाएगी तो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका चौथा इंग्रेडिएंट, हार्मफुल इंग्रेडिएंट था ऑर्गेनिक मैटर। पांचवा है आपका एल्कलीज। तो एल्कलीज के बारे में मैंने जैसा कि अभी बताया इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में, जब नोट पॉइंट हम बता रहे थे, तो जैसा कि मैंने बताया था एल्कलीज की मात्रा 10% से अधिक होगी तो भी आपका ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन होगा, और ब्रिक के सरफेस पर व्हाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं या ग्रे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये आपका था हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में। उसके बाद छठा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है आपका सल्फर। तो होता क्या है, सल्फर जो आपका होता है वो ब्रिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम के सल्फेट के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। ब्रिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम के सल्फेट के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, या आयरन सल्फाइड के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो सल्फर ब्रिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम के सल्फेट के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, या फिर आयरन सल्फाइड के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो होता क्या है, जब ब्रिक की बर्निंग की जाती है तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो इन सल्फर कणों का सही से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। जब इन सल्फर कणों का सही से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है तो होता क्या है कि ब्रिक के सरफेस पर व्हाइट या ग्रे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से सल्फर की मात्रा अधिक होने पर सल्फर के कारण भी ब्रिक में आपका कुछ नुकसान होता है। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया कि सल्फर जो होते हैं वो ब्रिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम के सल्फेट के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, या फिर आयरन सल्फाइड के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो जैसा ब्रिक की जब बर्निंग की जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और उन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान इन सल्फर कणों का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है। होता तो है लेकिन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है कि ब्रिक के सरफेस पर वाइट या ग्रे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। इससे आपका ब्रिक नुकसान हो जाती है, या ब्रिक आपका बेकार हो जाता है। तो ये आपका था हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि यदि इसके आगे आपका टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, यदि इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, छोटे छोटे वीडियो को अपलोड करके हम लोग कम समय में भी पढ़ लेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक और हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका बेस्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पर, यानी ब्रिक को कैसे तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिक क्ले से बनती है, तो देखेंगे जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले को कैसे तैयार करेंगे, और जब क्ले को तैयार कर लेंगे तो ब्रिक की माउल्डिंग हो जाएगी, और जब माउल्डिंग हो जाएगी तो बर्निंग भी हो जाएगी, और देखेंगे किस किस
भट्ठे में उसकी बर्निंग की जाती है या बर्निंग के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ब्रिक के टेस्ट के बारे में और ब्रिक की प्रॉपर्टी के बारे में। तो इतना ही पढ़ना है हमें और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। और बात रही सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग।